ख़त्म कर चुके हैं हिस्ट्री के। कौन कौन से पोर्शन, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, और जो लास्ट पोर्शन है हम लोग का वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है। वर्ल्ड हिस्ट्री के पोर्शन पे हम लोग बात करेंगे। आने वाले लेक्चर्स हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर होंगे, ठीक है। अभी तक जितना भी एनटीएससी का सिलेबस आप लोग ने कवर कर लिया है, उस एनटीएससी के पोर्शन में सबसे मेजर पोर्शन जो आपका था वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का था, जो भी हम लोग ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर पढ़ा। नेशनलिज्म का जितना भी कॉन्सेप्ट था कांग्रेस के इस्टेब्लिश होने के बाद से लेके जब तक हमने फ्रीडम को गेन कर लिया, तो वो सारा का सारा पोर्शन जितना भी था वो अभी तक का आपका सबसे पीक पॉइंट था, जो जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड पोजीशन पे जो आती है वो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, और वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेजर वैसे अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत मेजर सिलेबस है इसका, बहुत काफ़ी बड़ा सिलेबस है। लेकिन अगर हम लोग एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मेजरली 3 और 4 टॉपिक्स को कवर करना है, और 3 और 4 टॉपिक्स को कवर करने के बाद में आपका जो सिलेबस है पूरा का पूरा वो इसमें कवर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग को फोकस करना है, हमारे सामने देखिए सिलेबस जो ओपन है अभी पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का है। उसमें अगर हम लोग देखें तो ये शुरू होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। कहाँ से शुरू होता है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, ठीक है। अब ये जो ठीक है। अब ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर भी बहुत सारी स्टेजेस हैं, है ना। इतनी सारी स्टेजेस हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को ही ख़त्म करने में काफ़ी समय लगता है। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग इस सिलेबस को कवर ऐसे करेंगे कि पहले तो मेजर पॉइंट्स देखेंगे कि एनटीएससी के सिलेबस में कितना पोर्शन वो लगातार पूछ रहा है। प्रीवियस 10 ईयर्स के एनालिसिस के बाद में हमको ये पता लगा कि जितना भी एनटीएससी के सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो आप प्रीवियस ईयर में देखना, प्रैक्टिस सेट में देखना, कोचिंग में जो टेस्ट हो रहा है आपका उसमें देखना। उसमें जो मेजर पोर्शन आपका एक ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये लगातार क्वेश्चन इससे बन रहा है, 1 या 2 क्वेश्चन रेगुलर हर साल एग्ज़ाम में बनता है। उसके बाद में ये नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके अंदर क्या यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी या ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन था उस यूनिफिकेशन की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म इन यूरोप से भी क्वेश्चन बन जाता है। इससे इम्पीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म, इन दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे ज़रूर हम, लेकिन इससे क्वेश्चन कुछ खास अभी तक आपका कोई बना नहीं है ना, लेकिन हम पढ़ेंगे ज़रूर। इमरजेंस ऑफ यूएसए, कोई ऐसा क्वेश्चन अभी तक पिछले 8-10 सालों में देखा नहीं है कि बेसिकली इसी से पीक पॉइंट रख के ऐसा कोई क्वेश्चन इससे आया होगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं। वर्ल्ड वॉर 1, हाँ वर्ल्ड वॉर 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ फैक्ट देखेंगे हम लोग, जो फैक्ट इससे रिलेटेड है वो फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे हम लोग। और उसके बाद में ये रशियन रिवॉल्यूशन जो आपका आता है, यूएसएसआर के कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेशन तक, रशियन रिवॉल्यूशन से लेकर इस पूरी फेज़ को हम लोग को यहाँ पे थोड़ा पढ़ना होगा, तो हम लोग इसको भी यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। वर्ल्ड वॉर सेकंड, हाँ अगेन वर्ल्ड वॉर सेकंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इससे रिलेटेड भी। डेवलपमेंट इन मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट था वो मैंने आपको ऑटोमन एम्पायर बताया था, उसके बाद में जितने भी मुगल्स थे, दिल्ली सल्तनत के लोग थे, अफगान्स थे, वो इंडिया के अंदर आए थे, तो जितना भी इंडिया से टच होने वाला पोर्शन था वो सारा का सारा हम लोग ने इसको देख चुके हैं पहले से ही। कुछ बचा हुआ होगा तो ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ नहीं रहा है ना। करंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा अगर, तो करंट से आपका कोई संबंध है नहीं, कुछ ऐसा पूछेगा। कोल्ड वॉर इरा से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में नहीं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस ऐसे एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। पोस्ट के बाद में इसके अंदर आपका एलपीजी रिफॉर्म्स आ जाते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सब का कॉन्सेप्ट आपका अभी यहाँ पे काम का नहीं है, इकोनॉमी में हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद में इंटर वॉर ईयर्स की जब वॉर हुए हैं, जैसे अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 को ले लो, वर्ल्ड वॉर 2 को ले लो, तो इन वॉर्स के बीच का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड को स्टडी करने की बात कर रहा है। लेकिन हमारे लिए ये टाइम पीरियड भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाएगा कम्युनिज्म, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कुछ है कि हमको ये कॉन्सेप्ट की बेसिक कम से कम डेफिनेशन पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट्स बोलते क्या हैं हमसे, है ना। तो आपके सिलेबस में जो मेजर पोर्शन मैंने आपके सामने गिनाए हैं वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, नेशनलिज्म इन यूरोप है, वर्ल्ड वॉर 1 है, रशियन रिवॉल्यूशन और वर्ल्ड वॉर 2। ये पोर्शन जो हैं आपके लगभग ये 4-5 पोर्शन जो भी हैं, इन 4-5 पोर्शन के ऊपर ही हम लोग को स्टडी करनी है पूरी, और 100% क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएंगे, एक भी क्वेश्चन इन टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है। इससे आगे की जो स्टडी करनी होगी, अगर नॉलेज के लिए करना है, नॉलेज के लिए अगर किसी को करना होगा और नॉलेज के लिए पढ़ना है तो उसके लिए आप मुझसे पूछना, मैं आपको बुक्स बता दूंगा, आप लोग बुक से पढ़ते रहना, बहुत है। अभी हम लोग को एनटीएससी के एग्ज़ाम पे फोकस करना है, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना।
खैर चलिए बात करते हैं यहाँ पे शुरू हम लोग थोड़ा सा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इतना पीक टॉपिक है नहीं आपका इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा रोल फ्रेंच रिवॉल्यूशन आगे आप पढ़ रहे हो या वर्ल्ड वॉर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों का रोल रहा है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के स्टार्ट होने के पीछे बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारे कारण थे। और उन कारणों में से सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था क्या। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल मीनिंग में अगर आप समझो, सीधा सीधा मैं आपको बोलूँ कि इंडस्ट्रीज़ का क्या हुआ था पूरी वर्ल्ड के अंदर, कहीं ना कहीं एक पूरी इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चरिंग हब्स का क्या हुआ था, एक फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया था। और वो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी वो ह्यूमन लेबर को कहीं ना कहीं रिड्यूस करके मशीन के एफर्ट्स को बढ़ा दिया करती थी। तो जितना भी मशीन का एफर्ट्स बढ़ता चला गया और ह्यूमन एफर्ट्स कम होता चला गया, वही हमारा क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहलाया। इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने क्या करे, बहुत से पॉजिटिव और बहुत से नेगेटिव्स, है ना, कई सारे पॉइंट्स को हमारे सामने लेके आके रखा। जिससे क्या करा इसने, वर्क को बहुत इजी कर दिया लोगों के लिए, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलने लगा इसके थ्रू। ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव रीजंस हुए। लेकिन अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का आना कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने से इंडिया के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि भारत के अंदर जितना भी रीजन था वो एग्रीकल्चरल पोर्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया करते थे। और एग्रीकल्चर पोर्शन के ऊपर फोकस करने के अलावा जैसे हमारे यहाँ कपास, सिल्क वगैरह की जो खेती होती थी या कॉटन वगैरह की जो खेती वगैरह हुआ करती थी, उन सब का कुछ खासा रिलेशन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से था नहीं। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने आके क्या करा, जो इंडिया के अंदर जो पीक एक कहीं ना कहीं लोग पूरी दुनिया से आते थे भारत के साथ ट्रेड करने के लिए, इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने जो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ लेके आए उसने कहीं ना कहीं इंडिया को नुकसान ही पहुँचाए। ठीक है, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको याद रखना है कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में ऑप्शन बन जाता है आपके कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के बाद में ड्रास्टिकली इंडियन इकोनॉमी में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, है ना। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था खास, बल्कि उल्टा है, नुकसान इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से हमको हुआ था। ठीक है, तो यह डायग्राम के अंदर आप बहुत अच्छे से देख ही रहो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब इन्वेंशन ऑफ मशीन्स या मशीनरी सिस्टम का कहीं ना कहीं यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, रीज़न क्या था, कॉजेज़ क्या था ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के पीछे, वो कॉजेज़ देख लेते हैं एक बार। 3 कॉजेज़ थे इसके। पहला पॉलिटिकल कॉजेज़ था, दूसरा कल्चरल था और तीसरा सोशल। इन 3 तरीके के कॉजेज़ थे जिनकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का आना कंपलसरी हो गया था दुनिया के अंदर। पहला था मैग्ना कार्टा। ये मैग्ना कार्टा क्या, किसी ने वर्ड सुना है मैग्ना कार्टा? पता है किसी को क्या होता है? किसी ने नहीं सुना? चलिए मैग्ना कार्टा बता देता हूँ मैं। मैग्ना कार्टा का मतलब ये है कि इंग्लैंड के अंदर, देखिए सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट कहाँ से हुआ है, इंग्लैंड के अंदर से हुआ है। अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले ऐसा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो वो इंग्लैंड के अंदर से हुआ है। तो इंग्लैंड के अंदर एक राजा थे आपके, किंग हुआ करते थे मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा ने क्या करे थे, कुछ फ्रीडम दिए थे। फ्रीडम का मतलब कुछ इंडिविजुअल जो पर्सन्स होते हैं उनके राइट्स या फंडामेंटल राइट्स उन लोगों को दिए थे, उसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं जाना जाता था। अब वो जो उनके पॉलिटिकल राइट्स जो दिए गए थे, उन राइट्स की वजह से लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये सोच डेवलप हुई, ठीक है, ये थिंकिंग डेवलप हुई कि जो राइट्स हमको मिल रहे हैं उन राइट्स को हम लोग कहीं ना कहीं मोनार्क सिस्टम में यूज़ नहीं कर सकते थे पहले। अगर हम इसको यूज़ कर सकते हो तो एक डेवलप सोसाइटी के अंदर भी हम लोग एंटर कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं उपज थी कहीं ना कहीं मैग्ना कार्टा की वजह से, जिसने पॉलिटिकल कॉज बनाया एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पीछे। 100 ईयर्स ऑफ वॉर, लगातार वॉर्स चल रहे थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी अगर हम लोग देख लें उस समय में, या अमेरिकन रिवॉल्यूशन चल रहा था, इटली, जर्मनी और ब्रिटेन वगैरह इन सब का यूनिफिकेशन चल रहा था। लोग वॉर में इतना ज़्यादा उलझे हुए थे कि अपनी सारी की सारी रिसोर्सेज सब कुछ सब वॉर के अंदर वेस्ट हो जाया करती थी, सब उसी में वेस्ट कर दिया करते थे। तो लोग इतना ज़्यादा ऊब चुके थे वॉर वगैरह थे इन सारी चीज़ों से कि वो कुछ नया चेंज लेके आना चाह रहे थे। और उस चेंज के लिए लोगों को कहीं ना कहीं उस एक वो चीज़ चाहिए जिसमें वो इन्वॉल्व रह सके, एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं हम जिसको कह सकते हैं। तो वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते थे और इन वॉर वगैरह की एक्टिविटीज़ से बचना चाहते थे। इसलिए लोगों ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को थोड़ा सपोर्ट किया।
यहाँ पे पीजेंट्स रिवोल्ट, लगातार पीजेंट्स रिवोल्ट भी होते चले गए हैं। पीजेंट्स रिवोल्ट क्यों हुआ करते थे? क्योंकि जितने भी फार्मर्स थे उनके एक्सप्लॉयटेशन जब उनको फील हुआ करता था तो वो रिवोल्ट भी किया करते थे, इसलिए पीजेंट्स रिवोल्ट भी हुए। कल्चरल के अंदर अगर हम लोग कॉजेज़ देखेंगे तो मुस्लिम इन्फ्लुएंस लगातार 700 ईस्वी के बाद से लगातार 700 AD के बाद से रेगुलर बेसिस पे 1200, 1500, 1600 और 1900 AD तक लगातार क्या है, मुस्लिम इन्फ्लुएंस वर्ल्ड के ऊपर कहीं ना कहीं रहा। मुस्लिम ने पूरे वर्ल्ड के ऊपर जा के रूल किया। इससे कहीं ना कहीं लोग, इसका रीज़न बनता है ये किसी तरीके से कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लोग प्रमोट करना चाहते थे और मोनार्क सिस्टम को हटाना चाहते थे, क्योंकि मोनार्क सिस्टम को उनको लगता था कि इससे इंडिविजुअल्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, लोगों को उनको राइट उनको प्रोवाइड नहीं किए जाते। ठीक है। प्रोसीड्स का मतलब होता है कि जो इन्फ्लुएंस होता है किसी भी तरीके का, वो एक तरीके से रिलीजन के बेसिस पे हो। अगर रिलीजन के बेसिस पे कोई इन्फ्लुएंस पड़ता है किसी सोसाइटी के ऊपर तो वो कहलाता है क्रूसेड्स। जैसे क्या हुआ कि लोगों ने क्या करा कि कई सारी कम्युनिटीज़ ने मिशनरी की पोजीशन को कहीं ना कहीं हैंडल किया। मिशनरी की पोजीशन का मतलब कि लोगों ने क्या करा, उन लोगों को, जो लोग दूसरी कम्युनिटी के थे, उनको अपनी कम्युनिटी के अंदर एंटर कराना स्टार्ट किया, धर्म परिवर्तन जिसको हम लोग कहते हैं। तो लोग इससे भी कहीं ना कहीं परेशान थे, इसलिए उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया। ठीक है। बुबोनिक प्लेग, ठीक है, बुबोनिक प्लेग क्या थी? इसको ब्लैक डेथ डिजीज़ बोलते हैं। ये उस टाइम पे एक डिजीज़ आई थी, ठीक है, जिसने पूरे वर्ल्ड को, खास करके यूरोपियन वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। तो इस डिज़ीज़ में बहुत सारे लोग मारे गए, कई सारे लोग इसके अंदर अपने जगहों को छोड़ छोड़ के चले गए, कई डिस्प्लेस हो गए। तो इस बीमारी की वजह से, ऐसी प्लेग की वजह से लोग बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं नुकसान में पहुंच चुके थे, बहुत भारी लॉसेस उठा रहे थे। इसलिए कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का आना ज़रूरी था। पहले हमारे यहाँ फ्यूडिज़म की एक कहीं ना कहीं क्या होता था, कॉन्सेप्ट होता था, फ्यूडिज़म या फ्यूडलिज़म, ये कुछ भी कह सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट पहले हमारे यहाँ चला करता था, जिसके अंदर सबसे ऊपर किंग रहते था, किंग या क्वीन जो भी होगा वो किंग या क्वीन रहा करता था। उसके बाद में किंग या क्वीन के बाद में लॉर्ड्स एंड लेडीज़, जैसे हम लोग ने अभी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर पढ़ा था, तो उसके अंदर हम लोग ने देखा था जो इंग्लैंड के अंदर है क्राउन प्रिंस कोई ना कोई रहता था, उसके अंदर वो किंग या क्वीन होता था। इंडिया के अंदर कोई ना कोई लॉर्ड्स रहते थे, ठीक है, जिसको हम लोग गवर्नर या वॉइसरॉय कहते थे, वो लोग ये हैं। ठीक है। नाइट्स जो हुआ करते थे, नाइट्स का मतलब ये होता था ये बिजनेसमैन हुआ करते थे या तो फिर प्रोटेक्टर हुआ करते थे। प्रोटेक्टर मतलब जो वाइसरॉय है आपका या जो भी आपका गवर्नर है, जो किंग क्वीन है, उनको प्रोटेक्ट करना और बिजनेस के ट्रेड को और ज़्यादा लोगों तक फैलाने का काम इनका रहा करता था। ठीक है। ये पीजेंट्स एंड सर्फ्स हुआ करते थे। पीजेंट्स तो आप लोग जानते हो, सर्फ्स का मतलब भी यही होता है जितना आपने बोया उतना उसके बदले में आपको अनाज मिल जाएगा, वो हुआ करते। तो ये सोसाइटी पहले चला करती थी। इस सोसाइटी से भी लोग बाहर आना चाहते थे, इसलिए कहीं ना कहीं इस तरीके के रिवॉल्यूशन लोगों को देखने को मिले। ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बहुत सारी मशीनरी का डेवलपमेंट हुआ। मशीनरी के डेवलपमेंट में जैसे अगर आप लोग देखो, स्टीम इंजन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने की बात हो गई, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बताने की बात हो गई, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम डेवलप होती रही। इस समय में स्टीम इंजन का जैसे क्रेडिट किसको जाता है, जेम्स वॉट ने कहीं ना कहीं स्टीम इंजन को बनाया था। ठीक है। तो ऐसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि स्टीम इंजन उस समय में बना था, तो स्टीम इंजन को बनाने वाला कौन था। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग साइंस के अंदर भी पढ़ते हो, तो साइंस के अंदर वो कवर हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे उसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। खैर, हम लोग के पास में जो मुद्दा है वो ये है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बहुत हल्के से हम लोग ने एक बार देख लिया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था क्या। ठीक है। हमारे पास में जो मेन फोकस हमारा है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, क्योंकि इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में से आपके 2-3 क्वेश्चन हर साल बनते हैं, और इस साल भी कोई 2-3 क्वेश्चन इस बार आपके फिर से बनेंगे, है ना। यस यस। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडिया में एंट्रेंस ऑफ यूरोपियन से ही स्टार्ट हो गया था। जब से यूरोपियंस ने भारत के अंदर आना शुरू किया था, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भारत के अंदर तब से ही स्टार्ट हो गया था। और इसका हाँ 1600 के बाद से जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई तो मेजर फॉर्म में शुरू हो गया था। वैसे तो 1498 के टाइम पे ही शुरू हो गया था, है ना, लेकिन जो मेजर बोला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में आने के बाद में, इवन 1600 के बाद ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भारत के अंदर अपने पैर पसारना शुरू किए थे इसने। ठीक है। चलिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं
तो ये देखिए एक तरीके का ऐसा रिवॉल्यूशन है जिस रिवॉल्यूशन के अंदर लोग कहीं ना कहीं किसी एक प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और उस प्रॉब्लम से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। तभी ऐसे रिवॉल्यूशंस दुनिया के अंदर हुआ करते थे, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ किस लिए था, कुछ कीवर्ड्स हम लोग देख लेते हैं। लोग क्या कर रहे थे, रिपब्लिक की डिमांड कर रहे थे, इक्वलिटी की डिमांड कर रहे थे, लिबर्टी और फ्रीडम की डिमांड कर रहे थे। रिपब्लिक का मतलब आप लोग समझते हो, सब ये अभी पॉलिटी में भी आप लोग पढ़ ही रहे होगे। रिपब्लिक, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रीडम, मतलब एक तरीके से लोगों को अपना राइट चाहिए। लोग क्या करते हैं, फ्रीडम चाहते हैं और वो फ्रीडम के बेसिस पे इस दुनिया के अंदर रहना चाहते हैं। उनको अधिकार मिलने चाहिए, कम से कम बेसिक जो राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए। इसको लेकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन होना स्टार्ट हो गया। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा हम सोसाइटी को देख लेते हैं कि उस टाइम पे यूरोप की सोसाइटी का डिवीज़न कैसा था। ठीक है, यूरोप की सोसाइटी जो थी आपके 3 पोर्शन में हम लोग डिवाइड करते हैं, 3 स्टेट के अंदर इवन डिवाइड करते हैं इसको। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। इन 3 स्टेट के अंदर जब हम लोग यूरोपियन सोसाइटी को डिफाइन करेंगे तो इसके अंदर जो पहली आपकी स्टेट होती है इसको कहा जाता है क्लर्जी। क्या बोला जाता है, क्लर्जी बोला जाता है। क्लर्जी सबसे टॉप पोर्शन पे होते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर जैसे वर्णा सिस्टम होता था, ये वर्णा सिस्टम था भारत के अंदर, ठीक है। तो ब्राह्मण रहते थे, क्षत्रिय रहते थे, उसके बाद में वैश्य रहते थे, शूद्र रहते थे। इसी तरीके से ये भी देख लो, यूरोपियन सोसाइटी भी कहीं ना कहीं ऐसे ही स्टेट वाइज डिवाइड हुआ करती है। इसके अंदर जो टॉप पोर्शन पे थे वो क्लर्जी थे। क्लर्जी मतलब चर्च या प्राइस्ट। प्राइस सबसे टॉप पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे सबसे टॉप पोजीशन पे रहते थे। सेकंड स्टेट के अंदर नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब जो भी किंग या किंग के ऑफिशियल्स, अगर कोई क्वीन है तो क्वीन, तो नोबिलिटी सेकंड पोजीशन पे इसके बाद में रहा करते थे, ठीक है। वही ब्राह्मण और क्षत्रिय वाला केस है यहाँ पे भी। थर्ड स्टेट जो थी उसके अंदर पूरा का पूरा जितने भी कॉमन पीपल आते थे यूरोप के अंदर और जितने भी अदर्स कॉमन पीपल हैं वो सारे के सारे थर्ड स्टेट के। कॉमन पीपल किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे पीजेंट्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, हमारे वर्कर्स हो गए या मर्चेंट्स हो गए, जितने भी बिजनेसमैन हो गए, ये सारे के सारे ऑल लोकल पीपल्स जितने भी थे वो सब क्या कहलाते थे, कॉमन पीपल कहलाया करते थे। तो इन 3 स्टेट में क्या करा था, यूरोपियन सोसाइटी को हमने डिवाइड किया हुआ है और उस तरीके से इसको देखते हैं हम लोग, है ना। तो हुआ क्या, ये सोसाइटी इसी के बेसिस पे जब डिवाइड थी तो इसी के बेसिस पे रिवॉल्यूशन भी शुरू होगा। इसलिए ये चीज़ याद रखना आप लोग कि कौन कौन सी स्टेट के अंदर ये डिवाइड थी, ठीक है। फ्रांस जो था वो एक डायनेस्टी थी उस समय, ठीक है। कौन सी डायनेस्टी थी, बर्बन डायनेस्टी थी। जो बर्बन डायनेस्टी हुआ करती थी उसके अंदर में पूरा का पूरा फ्रांस का रूल जो था रहा करता था। और इस समय जो वहाँ पे किंग था या राजा था वो लुइस 16 था। कौन था, लुइस 16। ये क्वेश्चन पूछा है आपसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय वहाँ पे किंग कौन था, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, किंग लुइस। और अगर क्वीन का नाम पूछ ले, क्वीन कौन थी, तो क्वीन मैरी इस समय में क्वीन थी, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब हुआ क्या, ये तो किंग थे यहाँ पे। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गई कि ये जो फर्स्ट स्टेज थी और सेकंड स्टेज थी, जब टैक्स लगाए जाते थे तो इन फर्स्ट और सेकंड स्टेज को क्या करा जाता था, उस टैक्स से बचा लिया जाता था। इनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगेंगे जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आते हैं। सारे के सारे टैक्सेस कौन पे करेगा भाई, वो करेंगे कॉमन पीपल। जितने भी कॉमन पीपल हैं वो सारे के सारे टैक्सेस पे करेंगे। टैक्सेस पे कौन नहीं करेगा, वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, मतलब जो आपके क्लर्जी और नोबिलिटी हैं उनको टैक्स पे नहीं करना है, सिर्फ कॉमन पीपल जो है उनको टैक्स पे करना है। अच्छा, टैक्स 2 तरीके का होता था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। एक होता है टैक्स टिथ, एक होता है टैक्स टेल, ठीक है। टैक्स टिथ का मतलब ये होता था जितना भी कल्टीवेशन हो रहा है वो कल्टीवेशन का 10% जितना अमाउंट होगा वो किसको जाएगा, इनको जाएगा, क्लर्जी को जाएगा। जितना भी कल्टीवेशन हुआ, कोई क्रॉप ग्रो करी आपने, 100% उससे इनकम आई आपकी, उस 100% इनकम का 10% आपको क्लर्जी को देना पड़ेगा, चर्च या प्राइस्ट को आपको डोनेट करना पड़ेगा। ये रूल हुआ करता था टैक्स पे करने का। दूसरा क्या होता था, एक टैक्स टेल कहते थे जिसको। उसका मतलब ये होता था कि जितनी भी आप गुड्स को कंज्यूम करते हो, मतलब मार्केट के अंदर गए, ब्रेड, रोटी, दही, दूध, मक्खन, ये सारी चीज़ें जो आप ले रहे हो, उसके ऊपर जो टैक्सेस सारे के सारे लगेंगे, वो सारे के सारे टैक्सेस वो कौन लेगा आपसे, वो नोबिलिटी लेगी, गवर्नमेंट लेगी, मतलब जो किंग या क्वीन होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो वो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन को जाएगा, वो टैक्सेस ये लोग कलेक्ट करेंगे, है ना। तो ये देखो टैक्सेस का कहीं ना कहीं पहला तो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया कि टैक्सेस की वजह से भी लोग परेशान थे, इसलिए ये रिवॉल्यूशन हुआ होगा।
और प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या क्या रीज़न रहे थे। ये जो लुईस 16 थे, ठीक है, इनकी इनकैपेबिलिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन को लेके थी वो भी एक रीज़न था बहुत बड़ा, जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। इनका मकसद क्या था? इनका मकसद ये था कि ये जो रह रहे हैं, बहुत रहन सहन इनका बहुत हाई लेवल वाला था, इनको कहीं से भी रहने के लिए पैसा प्रोवाइड हो जाता था, चाहे ये क्या करें, करप्शन करें उसके लिए, या तो फिर कहीं दूसरी कंट्री से क्या करें, उधार लें। तो ये सारी की सारी चीज़ें करके ये क्या करना चाहते थे, अपनी लाइफ को बहुत अच्छा करके जी रहे थे, ठीक है। ये करप्शन, कहीं ना करप्शनल एक्टिविटीज़ और जनता को कहीं ना कहीं भूलते चले जा रहे थे, इसलिए जो इनकी इनकैपेबिलिटी थी वो एक रीज़न रही कहीं ना कहीं, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो ट्रेजर था उसका, ट्रेजर का मतलब जो ख़जाना पूरा का पूरा हुआ करता था, वो ख़जाना खाली होता चला गया। इतना खाली हो गया था कि लगभग उस समय आप लोग सोचो कि 1789 की बात हो रही है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, तो उस समय में लगभग 2 बिलियन लिब्रेज इनके ऊपर बर्डन था। लिब्रेज उसकी करेंसी थी, वहाँ की जो करेंसी यूज़ हुआ करती थी, तो 2 बिलियन लिब्रेज इनके ऊपर उधारी के रूप में था। तो ये कहीं ना कहीं एक रीज़न बना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेस ऑफ वर्साइल्स, ठीक है, फ्रांस के अंदर क्या हुआ, एक वर्साइल पैलेस को बनाने की सहमति बनी और राजा ने बोला, लुईस 16 ने बोला कि एक वर्साइल पैलेस बनेगा जिसके अंदर हम रहा करेंगे। अब वर्साइल पैलेस का मतलब बहुत आलीशान पैलेस को बनाने की बात चल रही है। एक तरफ तो इतना ट्रेज़र खाली हो चुका है, ख़जाने सारे खाली हो चुके हैं, जनता के पास रहने के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं हैं और वो भूख से मर रहे हैं। दूसरी तरफ ये राजा क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एक पैलेस बनाने की तैयारी कर रहे हैं, पैलेस बन रहा है। इससे लोग कहीं ना कहीं नाराज़ थे, ठीक है। एक रीज़न ये देखेंगे हम लोग, इंडिपेंडेंस ऑफ 13 अमेरिकन स्टेट, ठीक है। ये जो 13 अमेरिकन स्टेट थी, इसको क्या था, ब्रिटेन ने, देखो जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्रीज़ को कैप्चर करके रखा था। उसके अंदर अमेरिका की भी कुछ कॉलोनीज़ थी, उन कॉलोनीज़ को भी इसने कैप्चर करके रखा हुआ था। अब उन कॉलोनीज़ को कैप्चर करके जब इसने रखा था, तो ये ब्रिटेन जो वहाँ पे अमेरिका के अंदर कैप्चरिंग करके रखा था, उसको लेके कौन वहाँ पे जाता है, फ्रांस के लोग जाते हैं। फ्रांस के लोग जाके उनको छुड़ा लेते हैं, मतलब ये जो लुईस 16 है वो वहाँ की 13 कॉलोनीज़ को फ्री करा देते हैं। कहाँ की, अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को फ्री करा देते हैं ब्रिटेन से। तो इनके ऊपर ये भी आरोप लगते हैं कि देश के अंदर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है और आप दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना। 13 कॉलोनीज़ को वहाँ फ्री कराने में कोई फ्री में तो हो नहीं गई होंगी, बहुत सारा पैसा आर्मी इन्वेस्ट हुआ होगा उसके ऊपर। तो इसको लेकर भी इनका कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म हुआ, ठीक है। एक पॉइंट है आपका इसके अंदर, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब बेसिक जो आपके जो शेल्टर, फूड, ये सारी की सारी क्लोथ्स वगैरह जो होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें लोगों के पास में नहीं थी, जिसकी बात हम लोग करते ही चले आ रहे हैं। इंक्रीज टैक्सेस, अब ये सारी प्रॉब्लम जो हुआ करती थी, जब ये बेसिक चीज़ें नहीं हुआ करती थी या लुईस 16 के पास में पैसा नहीं पहुंच पाता था उस अमाउंट में, वो मतलब खुल के जैसे जी रहे थे, बहुत सारे कहते हैं हम लोग जिसको रॉयल लाइफ को जी रहे थे, तो वो रॉयल लाइफ से जब जीना उनका थोड़ा कम होता तो वो टैक्स को बढ़ा दिया करते थे, जनता के ऊपर बर्डन पड़ जाता था। और वो बर्डन कौन है, जो तीसरे टाइप के कॉमन पीपल होते थे, उनको ऊपर पूरा पूरा टैक्सेस देना पड़ता था, तो उनको टैक्सेस बढ़ा दिया जाता था, इसलिए ये प्रॉब्लम भी थी कहीं ना कहीं। और फ्रीडम ऑफ स्पीच और इक्वलिटी तो थी ही नहीं, अगर आप कुछ बोल दोगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में तब भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इक्वलिटी तो देख ही रहे हैं हम लोग, तीनों स्टेज अलग अलग हैं, तो इक्वलिटी जैसी कोई बात नहीं थी। अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई, आउटब्रेक हुआ कैसे स्टार्ट, ठीक है। आउटब्रेक ऐसे स्टार्ट हुआ कि लुईस 16 ने क्या करा, एक मीटिंग बुलाई। ये क्या करते थे, टाइम टू टाइम मीटिंग बुलाया करते थे लोगों की, तो इन्होंने मीटिंग बुलाई एक, और उस मीटिंग को कहीं ना कहीं एक असेंबली मीटिंग, ठीक है, जनरल असेंबली मीटिंग का नाम दिया गया। और वो मीटिंग की डेट आप लोग याद रखो क्योंकि ये आपसे पूछता है, 5 मई 1789, ये आपकी लुईस 16 के द्वारा बुलाई गई मीटिंग थी 5 मई 1789 के अंदर, ठीक है। अब इस मीटिंग के अंदर जो इनकी क्रोनोलॉजी या कहीं ना कहीं एक सिद्धांत, प्रिंसिपल रहा करता था कि कैसे उस मीटिंग को डिलीवर करना है किसी भी रूल्स को बनाने के लिए। तो वो जो मीटिंग हुआ करती थी उसके अंदर तीनों सेक्शन के लोग रहा करते थे, वही फर्स्ट स्टेट के, सेकंड स्टेट के और थर्ड स्टेट के, तीनों स्टेट के लोग रहते थे। अब तीनों स्टेट के लोग में से, फर्स्ट स्टेट के लोग में से 300 मेंबर्स होते थे, सेकंड में 300 मेंबर्स होते थे, थर्ड वाला कॉमन पीपल का था, बहुत बड़े लोग थे तो उसमें 600 मेंबर्स होते थे। अब ये सारे के सारे लोग पार्टिसिपेट करते थे, इनकी तरफ से हर एक रिप्रेजेंटेटिव बनता था। ये 300 मेंबर एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, ये 301 को चुनेंगे, और ये 600 मेंबर्स हैं, यहाँ तो 2 रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उस हिसाब से,
लेकिन यहाँ पे भी एक ही मेंबर को चुना जाता था, रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता था। अब इसमें क्या होता था, इसके अंदर ये होता था कि अगर कोई डिसीज़न लेना है आपको सोसाइटी के लिए, अपनी जनता के लिए, तो उसके अंदर ये होता था जिसको 2 है ना, जो 2 लेके चला जाएगा उसके साथ में डिसीज़न चला जाएगा। मतलब जिसने 2 लोगों को वोट दे दिया वो लोग उस डिसीज़न को फॉलो करना शुरू कर देंगे। तीसरा वाला जो आपका है वो उसकी वैल्यू कुछ होगी नहीं होगी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं था। तो हमेशा जब भी डिसीज़न लिए जाते थे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो ये जो क्लर्जी थे, क्लर्जी फर्स्ट स्टेट वाले और नोबिलिटी सेकंड स्टेट वाले, ये लोग हमेशा साथ में ही रहा करते थे, दोनों साथ में रहते थे। तो इनके दोनों के साथ में क्या होती थी, एक तरीके से वो डिसीज़न इनके फेवर में आ जाया करता था। अब ये लोग हमेशा रह जाया करते थे, इनके फेवर में ये डिसीज़न नहीं आया करता था। अच्छा, जब मीटिंग बुलाई थी इन्होंने, तो मीटिंग बुलाने से पहले इन्होंने क्या करा था, जो थर्ड स्टेट वाले थे, कॉमन पीपल थे, इन्होंने 40,000 वर्ड्स का एक क्या किया था, इनके सामने एक अपील रखी थी। ठीक है, एक एप्लीकेशन इनके सामने दी थी कि हमको ये सुविधाएं चाहिए, ये फैसिलिटीज़ चाहिए देश के अंदर कॉमन लोगों के लिए। तो ये 40,000 की जो अपील की गई थी, इस 40,000 की अपील को पूरी तरीके से नकार दिया गया, मना कर दिया गया, मीटिंग पहले होने से शुरू। तो इसलिए इन्होंने कहीं ना कहीं पहले ही पता था कि लुईस 16 ने जब मना कर दिया इस चीज़ को लेके, तो इस चीज़ से पहले से ही नाराज़ थे लोग। ठीक है, तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद में क्या हुआ, लोगों ने बोला कि टेनिस कोर्ट, वहाँ पे एक जगह थी टेनिस कोर्ट, उस टेनिस कोर्ट के अंदर 20 मई को एक बहुत बड़ा क्या होगा, एक मीटिंग होगी। और उस मीटिंग के अंदर जो हमारा किंग है लुईस 16, या तो इसको हटा दिया जाएगा या तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का मतलब जो मोनार्क अभी इंडिपेंडेंट डिसीजन अपनी मर्जी से ले सकता है, उसको एक लॉ के अंदर या एक कानून के अंदर बांध देना कि जितने भी डिसीजन लेगा वो कानून को ध्यान में रखते हुए लिया करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाने की बात की गई इसके अंदर। ठीक है, तो ये मीटिंग हुई कहीं ना कहीं। इस मीटिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, एक लीडर है मिराबे, ठीक है, एक है एबेसीज। ठीक है, मिराबे और एबेसीज ये 2 लीडर्स थे जिन्होंने इस मीटिंग को कंडक्ट कराया, और उसके बाद से ही ये रिवोल्ट कहीं ना कहीं क्रिएट होना शुरू हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या, 14 जुलाई का दिन था, 1789 की बात चल रही है। ठीक है, ये वाली मीटिंग हो चुकी है, 14 जुलाई का दिन है। बहुत सारे लोग एक जगह मार्केट में खड़े हुए हैं और कई सारी ज़रूरत का सामान, ब्रेड, मक्खन वगैरह लेने गए हुए हैं। अब वहाँ पे उनको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो रही हैं क्योंकि उसकी शॉर्टेज है। अब शॉर्टेज की वजह से जब उनको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो रही हैं तो उनका गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। अब गुस्सा बढ़ रहा है, उनको दिख रहा है वहाँ पे एक आपका जेल था, बेस्टिल जेल। ठीक है, कौन सा जेल था, बेस्टिल जेल। ये सब जो कीवर्ड्स हैं याद रखिएगा, यही क्वेश्चन बनेंगे आपके। बेस्टिल जेल था उस समय, उस बेस्टिल जेल को देख के लोगों के अंदर और गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। इसलिए बढ़ता चला जा रहा था क्योंकि किंग लुईस 16 जो था, कोई भी अगर पर्सन कॉमन पीपल के अंदर अगर उसको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम उसके अंदर दिखती थी, उसको उठा के सीधा जेल के अंदर यहाँ डाल दिया करता था। तो इसके अंदर बहुत सारे प्रिजनर्स कैद थे जो कि कहीं ना कहीं हो सकता है मासूम भी हो। ठीक है, जिन्होंने कोई कह सकते हैं जिन्होंने किसी तरीके का कोई पाप ना किया हो या कोई भी ऐसा गुनाह ना किया हो, उसके बाद भी इनको यहाँ पे कैद करके रखा था। कहाँ पे, ये वाला जेल आप लोग याद रखिए, बेस्टिल जेल इसका नाम था। तो ये बेस्टिल जेल के ऊपर इन्होंने 14 जुलाई 1789 को अटैक कर दिया। जितने लोग थे, लगभग 1000-2000 लोगों ने इकट्ठा जब अटैक किया उसके ऊपर, तो जितने भी प्रिजनर्स थे, कैदी थे, उन सबको छुड़ा दिया गया। कैदी के अलावा जितने भी लोग वहाँ पे थे, जो ऑफिशियल्स थे, उन ऑफिशियल्स के ऊपर अटैक करके उनको मार दिया गया। मारने के बाद में ये चीज़ लुईस 16 को पता लग गई कि लोगों ने अब क्या करा है, रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। तो रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने के बाद में ये रिवॉल्यूशन धीरे धीरे पूरे देश के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो लुईस 16 ने क्या करा, तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तरह मैं काम करूँगा। चलिए आप लोग एक जनरल असेंबली बना लीजिए। ठीक है, नेशनल असेंबली एक बना लीजिए और उस नेशनल असेंबली के अकॉर्डिंग ही जो रूल होगा वो रूल को मैं करूँगा। इसने इसको डिसीज़न को मान लिया। ठीक है, ये डिसीज़न मानने के बाद में बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, एक नेशनल असेंबली क्रिएट हो गई। इसके बाद में नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स थे। ठीक है, 1-2 बुक्स में अलग भी कुछ दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी आपकी 745 मेंबर्स ही मानती है। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है ऐसा आपका। ठीक है,
तो वो क्या करेंगे, वो पूरी की पूरी जितने 745 मेंबर्स को चुन के जाया जाएगा, वो वोटिंग होगी। अब जनता वोट के थ्रू चुना करेगी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, 745 लोगों को, और वो 745 लोग नेशनल असेंबली कहलाया करेंगे। और ये नेशनल असेंबली किसको कंट्रोल करेगी, ये किंग को कंट्रोल किया करेगी। ठीक है, इसी तरीके से जुडिशरी भी बन जाएगी। जुडिशरी क्या करेगी, अगर डिस्प्यूट आता है किंग के बीच में या फिर नेशनल असेंबली के बीच में, नेशनल असेंबली या कॉमन पीपल के बीच में, तो ये जो जुडिशरी है वो जुडिशरी वो सारे के सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगी, उस प्रॉब्लम की बात करेगी। ठीक है, इसके बाद में जो सिटीजन्स हैं आपके, सिटीजन्स जो कॉमन पीपल उसके अंदर रह रहे थे, वोट कौन देगा ये मुद्दा खड़ा हुआ। अब वोट देंगे दो तरीके के लोग, एक को कर दिया गया एक्टिव, ठीक, एक को बोल दिया गया एक्टिव सिटीजन्स और एक को बोल दिया गया पैसिव सिटीजन। टोटल वहाँ की पॉपुलेशन उस टाइम 28 मिलियन थी। 28 मिलियन मतलब 2.8 करोड़ वहाँ की पॉपुलेशन थी। उन पॉपुलेशन में से बोला गया कुछ लोग एक्टिव सिटीजन्स हैं, कुछ लोग पैसिव सिटीजन्स हैं। अब पहले देखो एक लॉ चला करता था, हर कंट्री के अंदर रहा है, ये धीरे धीरे जो लॉ ऑफ इक्वलिटी डेवलप होना शुरू हुआ है धीरे धीरे, उससे ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हुई है। पहले ये था कि वीमेन जो हैं, ठीक है, वीमेन या होते थे या जितने भी डिप्रेस्ड क्लास होते थे, वो उनको किसी भी तरीके का कोई राइट नहीं मिलता था। अगर राइट्स मिल भी जाते थे, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर राइट्स मिल भी रहे हैं, तो इसके अंदर वीमेन या डिप्रेस्ड क्लासेस को राइट नहीं मिला करता था। तो इसके अंदर एक्टिव सिटीजन्स वो कहलाए जो क्या होते थे, मैन होते थे पहली चीज़, ठीक है, मैन। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये होती थी उनकी एज +25 होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा ये होता था कि वो 3 डेज़ जो वेजेस है, मतलब 1 महीना काम करा आपने, 1 महीना काम करने के बाद में जो 3 दिन का आपका वेज है, वो 3 दिन का वेज टैक्स पे करते हो, है ना, लगभग 3 दिन का वेज टैक्स की तरह पे करते हो, वो सिटीज़न कहलाएंगे एक्टिव सिटीज़न। और इन्हीं को सारे के सारे राइट्स, मतलब वोटिंग राइट इन्हीं को होगा। यही लोग होंगे जो चूज़ करेंगे इन 745 मेंबर्स को। अदर्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे पैसिव सिटीजन्स कहलाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इनकी सोसाइटी का कहीं ना कहीं वो हो गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई, ये सारी की सारी चीज़ें तो चल रही थी, अब इसके अंदर 2 कंट्रीज़ आके इन्वॉल्व होना शुरू हो गई। वो कंट्रीज़ थी ऑस्ट्रिया और पर्शिया। ये दिख रहा है आपको, ऑस्ट्रिया और पर्शिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया और पर्शिया 2 कंट्रीज़ थी जिनको लगा ऐसा कि फ्रांस के अंदर जब लुई 16 को लोगों ने दबा दिया, विद्रोह कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट हमारी कंट्रीज़ को भी पड़ेगा, लोग हमारे यहाँ भी विद्रोह कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा, लुई 16 को सीक्रेटली सपोर्ट देना शुरू कर दिया। बोले कि लुई 16 हम आपको सपोर्ट दे रहे हैं, अगर असेंबली आपको विरोध करेगी या जनता वहाँ की विरोध करेगी तो हम उनके ऊपर अटैक करके और वहाँ से आपको कहीं ना कहीं राइट्स दिलाएंगे। इस तरीके की बात होने लगी। तो लुई 16 ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उनके साथ में कहीं ना कहीं नेगोशिएशन करना शुरू कर दिया। किसके साथ में, ऑस्ट्रिया और पर्शिया के साथ में। ये चीज़ लोगों को पता लग गई वहाँ के, ठीक है, कॉमन पीपल को ये चीज़ पता लग गई और कॉमन पीपल ने बोला कि अब तो किसी भी तरीके से हम लुई 16 को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क भी नहीं रहने देंगे, इनको यहाँ से हटाया जाए किसी भी तरीके से। उसको हटाने से पहले जैसे ही उनको हटाने की बात हुई, ऑस्ट्रिया पर्शिया बीच में आ गए, तो वॉर हुआ ऑस्ट्रिया पर्शिया वर्सेस कॉमन पीपल ऑफ फ्रांस। फ्रांस के बहुत आम नागरिक जितने भी हैं, एक तरफ वो लोग हैं, उनको ट्रेनिंग मिल रही है, लगातार लड़ रहे हैं वो पूरी तरीके से, किसके अगेंस्ट में, ऑस्ट्रिया और पर्शिया। और वो इतने अच्छे तरीके से लड़ते हैं कि कॉमन पीपल जो फ्रांस के होते हैं वो विक्ट्री गेन कर लेते हैं, जीत जाते हैं। जीतने के बाद में ऑस्ट्रिया पर्शिया तो अब यहाँ कुछ नहीं कर सकती, ये लोग लुई 16 को पकड़ के लेके आते हैं, पूरी की पूरी जनता, और पकड़ने के बाद लाके उसको क्या करती है, वहाँ पे रास्ते में लोगों के सामने उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता है, मतलब उसको मार दिया जाता है। यहाँ कहानी आपकी इस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपका पूरा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर ये जैकोबिन क्लब आप लोग याद रखना। जैकोबिन क्लब कहाँ से याद रखेंगे, टीपू सुल्तान की हम लोग ने बात की थी मॉडर्न हिस्ट्री की, जब हम लोग बात कर रहे थे हमने कहा था टीपू सुल्तान इसका मेंबर था जैकोबिन क्लब का। तो फ्रांस के अंदर एक जैकोबिन क्लब भी चला करता था। उस जैकोबिन क्लब ने कॉमन पीपल को कहीं ना कहीं सपोर्ट दिया था ये सारे वॉर्स वगैरह के अंदर, और लुई 16 को वहाँ की गद्दी से हटाने को लेकर। ठीक है, तो इसके अंदर ये चीज़ आप याद रखना। इसकी लीडरशिप के अंदर कौन था, मैक्सिमिलियन जो थे इसके लीडरशिप के अंदर, इसके लीडर थे। इनका नाम भी आप लोग इसलिए याद रखोगे क्योंकि ये नाम आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है।
ठीक है। और किंग को किल कब किया गया, ये डेट भी कभी कभी पूछ लेता है आपसे। बस 23 जनवरी 1792 के अंदर लुइस 16 को यहाँ पे मार दिया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के यस 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 लास्ट पॉइंट ओके ठीक है। जैकोबिन क्लब की बात हम लोग कर रहे थे। जैकोबिन क्लब मैंने आपको बताया था, जैकोबिन क्लब हम लोग एक बार और पढ़ चुके हैं जब हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ रहे थे। ये एक ऐसा क्लब था जो क्लब लोगों की राइट्स जो थे उनको, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, उसको लोगों को प्रोवाइड करने में हेल्प किया करता था। इसमें बहुत सारे नेशन से, पूरी दुनिया से लोग आया करते थे और आने के बाद में वहाँ पे इसके अंदर सम्मेलन के अंदर या इसके अंदर पार्टिसिपेट किया करते थे। तो ये क्लब जो था वहाँ के फ्रांस के लोगों को भी इसने राइट दिलाई थी। भरोसा ऐसे ही तो आया होगा जैकोबिन क्लब के ऊपर पूरी दुनिया का, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ काम ऐसा किया होगा। तो इसने फ्रांस के लोगों को राइट्स दिलाए थे। जो लुइस 16 था उसको पकड़ के बाकायदा रास्ते के अंदर पूरा बुला के लोगों के सामने उसको किल करवाया था, क्योंकि वो लोगों के ऊपर लगातार एट्रोसिटीज़ उसकी बढ़ती चली जा रही थी। इस वजह से जैकोबिन क्लब ने वहाँ पे हेल्प की थी। जैकोबिन क्लब की लीडरशिप किसके हाथ में थी उस टाइम, वो नाम बताया था मैंने, मैक्सिमिलियन नाम था। ये नाम आपसे पूछ लेता है। डेट क्या थी जब लुइस 16 को मारा गया, वो डेट थी 23 जनवरी 1792। ठीक, ये था लास्ट पॉइंट आपका। और कोई डाउट? हाँ तेज बोलो आरो, क्या बोल रहे हो? चार्टर सिटीजन और अच्छा एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन, ओके ओके ओके, फिर से कर देता हूँ एक्सप्लेन। एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स का मतलब ये है कि दो तरीके के सिटीजन एक सोसाइटी के अंदर होंगे, ऐसा यूरोपियन सोसाइटी के अंदर बोला गया। एक एक्टिव सिटीजन, एक पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो सिटीजन होंगे जो सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं थोड़े रिच होते हैं, ठीक है, रिच के बाद में मैन होते हैं, और तीसरी चीज़ क्या होती है, जिनकी एज क्या होती है, लगभग 25 प्लस होती है। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं एक तरीका रखा गया कि हम लोग पहचान कैसे करेंगे एक्टिव में और पैसिव सिटीजन्स के अंदर। एक्टिव सिटीजन्स का मतलब इसलिए इसका नाम एक्टिव रखा गया क्योंकि ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे पॉलिटिक्स ऑफ यूरोप, पॉलिटिक्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जितनी भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात चल रही है तो फ्रांस के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल एंगल्स आएंगे उन सब के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। पैसिव सिटीजन्स के अंदर जितनी भी डिप्रेस क्लासेस, जैसे मैंने आपको बताया, विमेन बताई मैंने, 25 से कम जितनी भी एज के लोग होंगे, और 4% वो हुआ करेंगे कि जो हम लोग इसके अंदर देखते हैं 3 डेज़ का जो वेज टैक्स दिया करते थे वो टैक्स ना दे पाएँ। जो कोई लोग टैक्स नहीं दे पाते थे वो सारे के सारे पैसिव सिटीजन्स होते थे। ऐसा माना जाता था इनका सोसाइटी के अंदर डेवलप करने में जो योगदान है वो थोड़ा कम है, इसलिए इनको पैसिव सिटीजन बोला जाता था। क्लियर? सॉरी, पर्शिया कौन सी कंट्री थी? बेटा पर्शिया जर्मनी की, अगर आप लोकेशन देख रहे होगे तो जर्मनी की लोकेशन के पास में टॉप कॉर्डम पे एक कॉर्नर पे एक जगह पड़ती है, उसी को पर्शियन रीजन बोला जाता था। बाद में इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, पूरा जर्मनी के अंदर पूरा इंटीग्रेशन हो जाता है। तो मिडिल ईस्ट के अंदर और यूरोप के अंदर मिला के जो रीजन था वो पूरा पर्शिया का रीजन लगा करता था। मेन कहाँ पे? हाँ, आप प्रशिया और पर्शिया में कंफ्यूज हो रहे हो क्या? ये प्रशिया है और ये पर्शिया है। ठीक है, देखो कंफ्यूज मत हो इसके अंदर। जो प्रशिया है, ये प्रशिया, इसी की बात कर रहा हूँ। देखो मैंने, ये है जर्मनी आपकी, ठीक, इस जर्मनी के ऊपर एक छोटा सा पोर्शन पड़ रहा है, ये कहला रहा है पर्शिया। ठीक है, यही जो जर्मनी है इसके अंदर इधर ये वाले पोर्शन में जब हम लोग आ जाते हैं, ये पूरा रीजन शुरू हो जाता है मिडिल ईस्ट का। ठीक है, कौन सा रीजन शुरू हो जाता है? मिडिल ईस्ट, ईरान, इराक, फारस वगैरह, ये सारी की सारी जगहें पड़ती हैं। तो ये क्या हुआ था, इंटीग्रेशन पर्शिया का इसके अंदर हो गया था जर्मनी के अंदर। जब हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखेंगे तो इन दोनों का आपस में इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन के बाद में ये रीजन बन गया, इधर का जो पोर्शन था वो बन गया पर्शिया। तो ये प्रशिया पर्शिया, इसके अंदर कंफ्यूज मत हो, ये सेम चीज़, ठीक है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। बस टाइम के अकॉर्डिंग या समय के अकॉर्डिंग जो है इसके नाम और लोकेशन चेंज हुई है। ठीक, यस।
लुई 16 की डेट बेटा ये बताई तो थी, देखो 23 जनवरी 1792, 23 जनवरी 1792, 23 जनवरी 1792 इनकी डेथ का date था। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको कहीं ना कहीं इतना पढ़ना था, जितने फैक्ट इसके अंदर आ सकते थे वो सारे के सारे फैक्ट आपके सामने हैं। इससे बाहर क्वेश्चन आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नहीं जाएगा, जितने भी क्वेश्चन हो आप लोग एक बार लगा के चेक कर लेना। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का रिजल्ट भी हम लोग ने देख लिया कहीं ना कहीं। अब क्वेश्चन जो हमारे सामने आएगा वो यूरोप का आएगा। यूरोप के अंदर पूरी तरीके से जो यूनिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, वो यूनिफिकेशन स्टार्ट होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन जो था वो नेशनलिज्म था वहाँ पे। ठीक है, जो हम लोग सेकंड टॉपिक इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं वो यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप के अंदर जो कुछ कंट्रीज हैं उनका यूनिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो उस यूनिफिकेशन के पीछे सबसे बड़ा रीजन नेशनलिज्म था। अगर हम नेशनलिज्म के आइडिया को बहुत सिंपल तरीके से पढ़ें तो बहुत सिंपल तरीके में हम नेशनलिज्म को ये बोलते हैं कि बहुत एक लोकेशन है, बड़ा सा एरिया समझ लो आप, कोई टेरिटरी है, उस टेरिटरी की जो बाउंड्रीज हैं उन बाउंड्रीज को जब कॉमन पीपल आपस में शेयर करते हैं तो वो आइडिया क्या होता है, और वो जो शेयर कर रहे हैं किसी एक कॉमन गोल के लिए जब शेयर करते हैं तो वो आइडिया क्या कहलाता है, नेशनलिज्म कहलाता है। किसी भी एक बाउंड्री में, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर उस टेरिटरी के ऊपर जब कोई कॉमन पीपल उसको शेयर करते हैं आपस में, सेम आइडियाज़ उनके होते हैं और किसी एक कॉमन गोल के लिए उसको शेयर किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट कहलाता है। जैसे इंडिया के अंदर है, आप नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट देखो तो हमारे बहुत सारे सेक्ट हैं, रिलीजन हैं, रीजन हैं, कई सारी जगहों पे हम लोग कल्चरल वैल्यूज से बटे हुए हैं, लेकिन हमारा एस्पिरेशन और गोल एक ही है। वो एस्पिरेशन और गोल ये है कि हमको क्या है, पूरी तरीके से नेशनलिस्ट रहते हुए भारत को बढ़ाने में और हम क्या अपनी तरफ से योगदान दे सकते हैं, उस योगदान को हमको देना है। वो हमारा ऑब्जेक्टिव या एम है, चाहे हम किसी भी रिलीजन से, रीजन से या किसी भी सेक्ट से हम लोग बिलोंग करते हो, लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, मेन टारगेट यही होता है कि अपने देश का नाम कैसे रोशन करना है ना। तो यही आइडिया ऑफ नेशनलिज्म हर जगह कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ। ये आइडिया ऑफ नेशनलिज्म सबसे पहले आया कहाँ, यूरोप के अंदर आया। ठीक है, यूरोप के अंदर ये आइडिया ऑफ नेशनलिज्म आया और इसी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ने भारत के अंदर भारत को आज़ादी दिलाई। ठीक है, बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड वॉर्स को भी खड़ा कर दिया और वर्ल्ड वॉर्स के बाद खड़े होने के बाद में यूएसएसआर का जिस तरीके से डिसइंटीग्रेशन हुआ वो सब भी हम लोग ने देखा। तो ये नेशनलिज्म का आइडिया जो था, जो लोगों के अंदर वो स्पिरिट को डेवलप कर दिया करता था, जिससे वो वहाँ पे उसके अगेंस्ट में हमेशा खड़े रहते थे किसी भी बुराई। ठीक है, तो ये नेशनलिज्म का आइडिया हम लोग को यहाँ देखना। ठीक है, नेशनलिज्म का यही आइडिया, आप नेशनलिज्म के आइडिया को इस तरीके से समझ सकते हो। यूरोप के अंदर नेशनलिज्म जो था वो आया था। ये सारे के सारे नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे पूरी तरीके से, सारे नोट्स आप लोग एक बार रीड भी कर लीजिएगा। जो चीज़ें बताने वाली है मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ, वो सारी चीज़ें आपके अंदर। ठीक है, तो नेशनलिज्म यूरोप के अंदर जो आया उसके अंदर 3 पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 पॉइंट्स का बेसिक जो बड़े बड़े 2 पॉइंट है हमारे पास में, एक है इटली का यूनिफिकेशन और एक है जर्मनी का यूनिफिकेशन। तो इन दोनों का यूनिफिकेशन अगर हमने समझ लिया तो नेशनलिज्म इन यूरोप वाला टॉपिक जो था वो हमारा कहीं ना कहीं फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इटली का यूनिफिकेशन से पहले आपको जो है एक चीज़ पढ़नी है, वो चीज़ ये है कि इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स इन्वॉल्व थे। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि इटली का यूनिफिकेशन जो हुआ था, उस इटली के यूनिफिकेशन के समय वहाँ पे कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लोग हैं जो यूनिफिकेशन इटली में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं, है ना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इनके नाम पूछ लेंगे आपसे। ठीक, तो उस समय में क्या हुआ, वहाँ पे एक किंग थे भाई, किंग का नाम था विक्टर इमैनुअल सेकेंड। ठीक है, विक्टर इमैनुअल सेकंड यहाँ के किंग थे और ये जो किंग थे इनके हाथ में जो कंट्रोल था वो 2 पोर्शन का कंट्रोल इनके हाथ में सीधा सीधा था। एक सर्दिनिया जगह थी, ये वाला पोर्शन जो पूरा है ये सर्दिनिया पोर्शन लगता था। ठीक है, ये सब इटली की बात हो रही है, सब इटली की बात हो रही है जो भी पोर्शन आएंगे। ठीक है, और एक पिडमोंट पोर्शन जो था वो ये लगा करता था, पिडमोंट ये है। ठीक, उस स्लाइड में थोड़ा ऊपर नीचे हो गई हैं चीज़ें, लेकिन देखते चलिए बता रहा हूँ मैं। ठीक, तो सर्दिनिया ये जगह थी और पिडमोंट ये जगह थी। ये 2 पोर्शन जो थे किसके कंट्रोल में हुआ करते थे, ये जो आपके किंग थे विक्टर इमैनुअल सेकंड, इनके कंट्रोल में इटली का ये वाला पोर्शन था। ठीक है, लेकिन जो नदर्न इटली था, नदर्न इटली ये वाला पोर्शन लगता है, नदर्न इटली का पोर्शन वो ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था। ऑस्ट्रिया ने इसके ऊपर कंट्रोल करके रखा हुआ था नदर्न इटली के ऊपर। ठीक, ऐसी सदर्न इटली जो था, ये वाला पोर्शन सदर्न इटली का लगता है।
इस सदर्न इटली के ऊपर स्पेन ने कंट्रोल करके रखा था। किसने? स्पेन ने। तो देखो भाई टॉप पे तो ऑस्ट्रिया का कंट्रोल है और नीचे किसका है? स्पेन का कंट्रोल है। बचा हुआ कौन सा पोर्शन बचा? बचा हुआ पोर्शन बचा आपके ये दोनों पोर्शन, एक ये बचा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो कंट्रोल था वो पोप का कंट्रोल था। पोप मतलब जो चर्च होता है या पूरी एक कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो रिलीजियस गुरु हैं उनको पोप कहा जाता है, ठीक है। तो पोप कहीं ना कहीं इसके ऊपर रूल किया करते थे। ये वाला पोर्शन उनके अंडर में था, कंट्रोल के अंदर था, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो था, इसको जो हम लोग जानते हैं, ये वाला पोर्शन कहलाता था किंगडम ऑफ टू सिशल्स, किंगडम ऑफ टू सिशल्स, ठीक है। ये पोर्शन कहलाता था किंगडम ऑफ टू सिशल्स, ये वाला पोर्शन कहलाता था। ये वाला भी भाई कंट्रोल में नहीं था इनके। तो क्या हुआ, इन्होंने बोला कि इटली जो है पूरी तरीके से कई एक पावर्स के अंदर डिवाइड है, उसको हमको यूनिफाई करने की ज़रूरत है, एक करने की ज़रूरत है। और जब तक एक नहीं होगा तब तक पावर जो हमारी है वो कमज़ोर रहेगी और हम लोग जो दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं अपना इन्फ्लुएंस छोड़ना चाहते हैं वो भी वीक रहेगा। तो इन्होंने क्या करा, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए काम करा। 3 लोग मिले इसके अंदर यूनिफिकेशन के लिए। एक आर्किटेक्ट थे वहाँ के, ठीक है। आर्किटेक्ट का नाम क्या था? मैजिनी। ये नाम याद रखो आप लोग, बहुत काम आने वाला है आपके। मैजिनी जो थे वहाँ के आर्किटेक्ट थे, जो बिल्ड किया करते थे सारे के सारे आइडियाज, बाउंड्रीज, टेरिटरीज और वहाँ की जितनी भी बिल्डिंग्स या कंस्ट्रक्शन वगैरह होता था वो सब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बिलीफ्स के साथ में यही पूरा का पूरा किया करते थे। मैजिनी के कंट्रोल में रहता था। किंग के एक चीफ मिनिस्टर थे, उनका नाम था काउंट केवर। काउंट केवर किंग के चीफ मिनिस्टर थे, तो चीफ मिनिस्टर के हाथ में था। अब क्या हुआ कि जो मैजिनी है और ये काउंट केवर है, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए काम करेंगे। नाम अगर पूछे आपसे तो नाम आप लोग याद रखेंगे कि कौन दो लोग थे जिन्होंने इटली के यूनिफिकेशन के लिए काम करा। किंग के अलावा मैजिनी और काउंट केवर। अब मैजिनी ने तो क्या करा, सीक्रेट सोसाइटी एक डेवलप कर ली थी और उस सोसाइटी के अंदर वो धीरे धीरे करके एक आर्मी को बनाते चले जा रहे थे, जिससे हमको यहाँ पे वॉर करने के लिए आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये उसको कहीं ना कहीं हेड कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा, काउंट केवर ने, ये कहाँ चले गए, इन्होंने बोला फ्रांस के पास में, ठीक है। ये फ्रांस के पास में चले गए और फ्रांस के पास जाके इन्होंने हेल्प मांगी। इन्होंने फ्रांस से बोला कि भाई इस जगह पे जो है हमारा ऑस्ट्रिया ने कैप्चर करा हुआ है, अगर आप हमको ये जगह खाली करा देते हो तो हम आपको एक गिफ्ट देंगे, और वो गिफ्ट होगा लैम्बार्डी का रीजन जो हमारा है इटली के अंदर, जो लैम्बार्डी का रीजन पड़ता है उस लैम्बार्डी के रीजन को हम आपको गिफ्ट कर देंगे। अब फ्रांस ने भी सोचा कि वहाँ पे ऑस्ट्रिया जैसी पावर को अगर हमने हटा दिया तो सॉरी लैम्बार्डी बेटा नदर्न इटली का पोर्शन था, ठीक है। तो नदर्न इटली का पोर्शन था, उसको देने के लिए इन्होंने बोला, तो फ्रांस मान गया इस चीज़ को लेके। फ्रांस बोला भाई पहली चीज़ तो ये है कि पूरी इंटरनेशनल मेरी एक कहीं ना कहीं वैल्यू क्रिएट होगी अगर मैंने वहाँ से ऑस्ट्रिया को हटा दिया, और अपनी पावर मेरी कहीं ना कहीं दिखेगी कि लोग मेरे को पावरफुल मानेंगे इसके लिए। और दूसरी चीज़ इनको ये गिफ्ट भी मिल रहा था लैम्बार्डी रीजन का। तो इन्होंने इस चीज़ को लेके हाँ कर दी, और हाँ करने के बाद में ये वॉर हुआ किस किस के अगेंस्ट। एक तरफ तो भाई इटली है, और इटली का साथ कौन दे रहा है, फ्रांस दे रहा है। इटली और फ्रांस वर्सेस किसके लड़ेंगे, ऑस्ट्रिया के लड़ेंगे। तो इटली फ्रांस मिलके लड़े और इन्होंने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। तो ये वाला पोर्शन भी सीधा सीधा किसके कंट्रोल में आ गया, इटली के कंट्रोल में आ गया। और इटली के कंट्रोल का मतलब सीधा किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड के कंट्रोल में ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। ये वाला पोर्शन हो गया, ये वॉर हुआ, वॉर होने के बाद में ये प्रॉब्लम हो गई। ये कंट्रोल में है अभी, ये कंट्रोल में अभी है, ये कंट्रोल में है अभी, ठीक है। अब ये और ये 3 पोर्शन हम बचे हैं जो कि कंट्रोल में नहीं है हमारे, ठीक है। इसके अंदर जो किंगडम ऑफ टू सिशल्स थी, वो किंगडम ऑफ टू सिशल्स को तो किंग ने डायरेक्टली बात करके जाके क्या करा, उसको कंट्रोल में ले लिया। एक ट्रीटी करी इन लोगों के साथ में, और ट्रीटी करके किंगडम ऑफ टू सिशल्स को अपने पावर के अंदर ले लिया। तो ये वाला पोर्शन भी इनके अंडर में आ गया। बचे पोप इस वाले रीजन को, सॉरी ट्रीटी का नाम पूछ रहा हो, अच्छा ट्रीटी का नाम पूछ रहा हूँ। तो वो ट्रीटी का नाम जो है, ट्रीटी का नाम अगर प्लेस के नाम पे होता है तो प्लेस के नाम पे होता है, रूलर के नाम पे होता है तो रूलर के नाम पे होता है। यहाँ पे जो ट्रीटी का नाम है वो ट्रीटी ऑफ किंगडम ऑफ टू सिशल्स, ठीक है। ट्रीटी ऑफ किंगडम ऑफ टू सिशल्स से ही इसकी ट्रीटी को हम लोग जानते हैं, ठीक है। इस नाम से आप लोग याद रखो। अब बचे यहाँ पे पोप, ठीक है, जो पूरे चर्च को संभाल रहे हैं, रिलीजियस गुरु हैं पूरे एरिया के।
और इनको क्या बोला गया कि आपके पास में जो पावर्स हैं सारी की सारी, वो पावर्स को लेके आप एक सिटी ले लो छोटी सी और उस सिटी के ऊपर चले जाओ, वहाँ से रूल करते रहो, हम आपको वहाँ की पावर दे दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम जो ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को किसको दे देंगे हम लोग, किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड को हम लोग देना चाह रहे हैं, इसलिए आपको ये खाली करना पड़ेगा। तो पोप ने क्या करा, इस जगह को खाली करके, ठीक है, कहाँ पे पोप होते हैं, पूरी दुनिया के पोप जो होते हैं अगर हम लोग देखें वेटिकन सिटी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो वेटिकन सिटी के अंदर इनको क्या कर दिया गया, लोकेट कर दिया गया, और वेटिकन सिटी से अब पूरी दुनिया के अंदर जितने भी क्रिश्चियन रिलेटेड आर्गूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे यही कंट्रोल किया करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये बन गया, तो ये सारे के सारे रीजन कंट्रोल में आ गए। अभी क्या हुआ, हाँ, अभी ये वाला जो स्पेन वाला रीजन था, स्पेन वाला रीजन बच गया। तो स्पेन वाला जो सदर्न इटली का रीजन था, वो सदर्न इटली का रीजन, स्पेन से वॉर हुआ किसका, इटली का। इटली ने स्पेन के साथ में वॉर किया, और इटली ने जब स्पेन के साथ में वॉर किया तो इटली यहाँ से जीत जाता है, और जीतने के बाद में सदर्न इटली को भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो इसी को कहा जाता है कि इटली जो पूरी तरीके से इधर उधर फैला हुआ था, उसका यूनिफिकेशन किया गया कहीं ना कहीं इन 3 पर्सन्स के थ्रू, ठीक है, इन 3 पर्सन्स के थ्रू इसका यूनिफिकेशन किया गया। तो इटली का यूनिफिकेशन हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, इसके अंदर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके यहाँ जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्या पूछता है, उनके नाम पूछ लेता है, इटली के यूनिफिकेशन में किसका रोल था पूछ लेता है, किंग कौन था उस समय में, किंग का नाम पूछ लेता है, किंग कौन था, ठीक है, और कौन कौन सी जगहें थी जिन जगहों पे नदर्न इटली या सदर्न इटली कौन कौन सी पावर ने कंट्रोल करके रखा था। जैसे नदर्न इटली पे ऑस्ट्रिया ने रखा था और सदर्न इटली पे स्पेन, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज होके ऊपर नीचे मत कर देना कि कहीं सदर्न इटली को आप लोग ऑस्ट्रिया समझ बैठो, ठीक है। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा, इस पॉइंट से रिलेटेड आपके यहाँ इटली के यूनिफिकेशन में इतना पोर्शन है। यहाँ कोई डाउट? ट्रीटी ऑफ बेटा, ट्रीटी ऑफ किंगडम ऑफ टू सेशल्स, ठीक है। ट्रीटी ऑफ किंगडम ऑफ टू सेशल्स की इस पोर्शन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका कहलाता था मिडिल इटली। क्या कहलाता था? मिडिल इटली, ठीक। मिडिल इटली इसको पूरे के पोर्शन को बोला जाता था। इसी पे किंगडम ऑफ टू सेशल्स जो थी रूल किया करते थे ये लोग। अब ये कौन राजा थे, कौन राज यहाँ पे रूल किया करते थे, बहुत सारे लोग थे जो समय समय पे आए रूल करते थे, उन रूलर्स को आपको नहीं जानना है। आप बस इतना जानो कि ये मिडिल इटली की बात हो रही है, और इस इटली के ऊपर किंगडम ऑफ टू सेशल्स यहाँ पे रूल करती थी, और इसके साथ में हमने ट्रीटी ऑफ किंगडम ऑफ टू सेशल्स करके इस पोर्शन को अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। यस, बेटा बहुत स्लो साउंड है आप लोग का, या तो तेज बोलो थोड़ा सा। ट्रीटी ऑफ किंगडम ऑफ टू सेशल्स में कंफ्यूज हो आप अभी? कॉज क्या थे? कॉज देखो बेटा सिंपल है, तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली चाहिए था लोगों को। लोग इटली को यूनिफाई करने की कोशिश कर रहे थे वहाँ के। इटली को यूनिफाई इसलिए किया जा रहा था क्योंकि उसको कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ चाहिए थी। पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं वॉर चल रहे थे, इन्फ्लुएंस लोग हो रहे थे वॉर से, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये डर था कि उसकी कंट्री के ऊपर आके लोग अटैक ना कर दें, और उनकी कंट्री अगर बिखरी पड़ी होगी और अटैक अगर होता है तो हम लोग बहुत आराम से हार जाएंगे, कोई भी हमारे ऊपर कहीं ना कहीं आके रूल करना शुरू कर देगा। जैसे ब्रिटेन यही तो करता था, इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठाता था, और जो अलग अलग पावर होती थी उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया करता था जाके। तो कॉज इसका यही होगा, लोग किंगडम जो कहीं ना कहीं जितनी भी किंगडम्स इन सबको एक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रेंथ का है, और लोग जो इधर उधर बटे हुए हैं उन सबको एक करने का। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली का मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए, जिससे हम और मजबूत हो सके, सिर्फ ये रीजन, ठीक है। ओके, चलिए। यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बाद में जर्मनी का यूनिफिकेशन आ जाता है। जर्मनी के भी यूनिफिकेशन को हम लोग थोड़ा उसी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ? जर्मनी का यूनिफिकेशन ऐसे हुआ कि जर्मनी 3 पोर्शन में डिवाइड, ठीक है। ये पूरा का पूरा जर्मनी, ये जो पर्शिया की बात आप कर रहे थे ये है पर्शिया, ठीक है। ये पूरा क्या है? ये सब जर्मनी था, ये पूरा जर्मनी,
ठीक है। अब इस जर्मनी के अंदर 3 पोर्शन डिवाइड हो गए। 3 पोर्शन के अंदर क्या हुआ, उन तीनों पोर्शन को डिवाइड करके कुछ पावर्स आ गई वहाँ पे, और उन पावर्स ने आके रूल करना शुरू कर दिया। जैसे नदर्न जर्मनी जो थी, वो नदर्न जर्मनी के ऊपर जो रूल करना शुरू कर दिया, वो ऑस्ट्रिया ने उसको कैप्चर कर लिया था। मिडिल जर्मनी को डेनमार्क ने कर रखा था, और इसको फ्रांस ने, जो सदर्न जर्मनी थी इसको फ्रांस ने कर रखा था। ये तो ऑस्ट्रिया पावरफुल कंट्री थी वर्ल्ड वॉर से पहले। वर्ल्ड वॉर से पहले पहले ऑस्ट्रिया बहुत पावरफुल कंट्री थी। छोटा सा पोर्शन बाद में जब ये डिवाइड हुआ, यूरोप के जब टुकड़े हुए बुरी तरीके से, तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, इंग्लैंड, ये बहुत सारी कंट्रीज आपस में जब डिवाइड हो गई, तब जाके ऑस्ट्रिया क्या वो काफ़ी वीक हो गया। आज के टाइम में भी ऑस्ट्रिया की अगर हिस्ट्री पढ़ोगे आप, तो वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ थी उसके पास में उस तरीके की, तो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हुआ है। ठीक है। वर्ल्ड वॉर के बाद में ये सब लोग कहीं ना कहीं बढ़ गए। इससे पहले तो आप देख लो यूएसएसआर भी तो कितना ज़्यादा पावरफुल था। यूएसएसआर के सामने चाहे अमेरिका हो जाए उस समय, या कोई भी कंट्री, सबसे बड़ी तो अमेरिका मानते थे। फ्रांस उस टाइम की सबसे पावरफुल कंट्री थी, सबसे पावरफुल फ्रांस हुआ करती थी। तो फ्रांस या ब्रिटेन हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे यूएसएसआर ने कैप्चर करना शुरू कर दिया। जैसे रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, यूएसएसआर ने पूरा कैप्चर करना शुरू कर दिया, वो इतनी पावरफुल हो गई। तो ये टाइम टू टाइम हर कंट्रीज चेंज हुई है। ऐसे आज के टाइम में आप समय में अगर देखोगे आप टाइम में, तो पूरी तरीके से स्ट्रेंथ किसके हाथ में है, तो वो अमेरिका के हाथ में है। वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, या जिसकी पावर जितनी है उस हिसाब से, रिसोर्सेज जिसके पास ज़्यादा होती हैं, वो कंट्री उस समय में पावरफुल हो जाती है। तो ऑस्ट्रिया ने जर्मनी के ऊपर कैप्चर करके रखा था। ठीक है, नदर्न जर्मनी सॉरी, और इसने डेनमार्क ने इसके ऊपर मिडिल, और फ्रांस ने सदर्न जर्मनी। तो ये जर्मनी का जो कॉन्सेप्ट था, इसके अंदर ये पर्शिया जो अलग से आता है, ये पर्शिया ये वाला पोर्शन पूरा पड़ता था। ठीक है। तो बात ये हुई कि ये पर्शिया के पोर्शन से अगर थोड़ी हेल्प ले ली जाए, तो क्या होगा, ये जर्मनी पूरा का पूरा जो है, जो 3 पावर्स ने अलग अलग अपने हाथ में लेके रखा हुआ है, उस पावर को हम बहुत आराम से वहाँ से हटा सकते हैं। तो इन पावर्स को हटाने के लिए इन्होंने पर्शिया से हेल्प ली, और पर्शिया को क्या करा, यूनिफाई करने की कोशिश करी कि जर्मनी के साथ में अगर पर्शिया का यूनिफिकेशन हो जाता है, तो क्या होगा, ये दोनों बहुत पावरफुल बन जाएंगे। और जर्मनी काफ़ी पावरफुल हुआ भी बाद में। जब वर्ल्ड वॉर्स के अंदर अगर आप देखोगे, तो जर्मनी काफ़ी पावरफुल हुआ। ठीक है। तो इसके अंदर जो करेक्टर्स याद रखने हैं हमको, ठीक है, वो याद रखिए, कैसर विलियम वन, ये पहले किंग थे पर्शिया के। ठीक है, पर्शिया के किंग थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं इसके अंदर जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए काम किया। दूसरा है ऑटो वैन बिस्मार्क, ये चीफ मिनिस्टर थे किंग के, इन्हीं के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। इनको इन्होंने फुल सपोर्ट दिया कहीं ना कहीं जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए। ठीक है। तो ये ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क, इन तीनों को कैप्चर करने के लिए बहुत कई सारे वॉर्स चले, मल्टीपल वॉर्स हुए, सीरीज ऑफ वॉर्स जिसको हम लोग कह सकते हैं, कि 1863 से लेके 1870 तक लगातार इनके बीच में वॉर्स चलते रहे। वॉर्स किस किस के बीच में होंगे, वॉर्स होंगे जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के साथ में पर्शिया, और इसके अगेंस्ट में कौन रहेगा, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क, ये तीनों कंट्रीज, और वर्सेस जर्मनी प्लस पर्शिया। तो इन दोनों कंट्रीज ने मिलकर जब इनके अगेंस्ट में वॉर लड़े, तो इन्होंने बहुत आसानी से ऑस्ट्रिया को, डेनमार्क को और फ्रांस को, तीनों को फ्री करा लिया, और तीनों को फ्री कराने के बाद में पूरा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यहाँ से कर लिया। ठीक है। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आपको यही देखना है। इसके अंदर फिर से करेक्टर्स याद रखो, कौन कौन से करेक्टर्स थे जिन्होंने इसको जिन्होंने जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए काम किया। ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपका हो गया, उसके बाद में आप लोग देखो यूनिफिकेशन या नेशनलिज्म इन यूरोप आपका हो गया। उसके बाद में आपका वर्ल्ड वॉर 2 है हमारे पास में। ठीक है। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में हमारे पास में एक टॉपिक और बचेगा, रशियन रिवॉल्यूशन। तो ये टॉपिक आपके मेन है, जिसको लेके आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं से रिलेटेड आते रहते हैं। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो आप लोग ने प्रैक्टिस किया उसके बाद में, क्योंकि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछेगा बार बार। मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि मेजर पोर्शन है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। एक हाँ ठीक है, मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए थे क्लास में आप? अब मैं भेज सारे दूंगा, लेकिन मुझे बताइए नंबर ऑफ क्वेश्चन। 30 और 40 क्वेश्चन लगभग मैंने आपको क्लास में करा दिया था, है ना। और क्लास में उसके अलावा जो है मैं आपको फिर से और थोड़े क्वेश्चन भेज देता हूँ उससे रिलेटेड जो भी है, तो वो सारे क्वेश्चन। यस यस, NTSC में जो काहे का हिस्ट्री का क्वेश्चन है,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जो भी क्वेश्चन आए हैं बेटा वो तो अभी क्या करो, मेरे को सेंड कर देना आप, क्योंकि टाइम हो गया है, टाइम के अकॉर्डिंग अभी तो टाइम नहीं है। या एक काम करते हैं, आपके कितने टेस्ट हो गए हैं अभी तक, टोटल टेस्ट कितने हुए हैं यहाँ पे? 3 टेस्ट हो गए हैं, ठीक है। आप एक काम करो, 3 टेस्ट से रिलेटेड हिस्ट्री के टोटल जितने क्वेश्चन हैं, ठीक है, हिस्ट्री के टोटल जितने क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस का हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से सेपरेट लेक्चर रख लेते हैं, ठीक है। जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन अगर आपके हैं, 1 घंटे का हम लोग सेपरेट लेक्चर रख लेते हैं। उस लेक्चर के अंदर जितने क्वेश्चंस आपको डाउट होंगे, सभी लोग जितने भी लोग हैं सबको एक आध दो डाउट सभी को होंगे, तो वो सारे के सारे डाउट्स हम लोग एक लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे हिस्ट्री का, ठीक है। अभी ये जो है, जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स आप लोग मेरे को बताइएगा पहले तो, ठीक है। वो डाउट्स के बारे में आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं डाउट्स यहाँ पे सारे के सारे आपके सामने डिस्कस करूँगा। अगर आप लोग मुझे क्वेश्चन पेपर भी भेज सको तो क्वेश्चन पेपर चाहो तो भेज दो, उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे पूरा। अब पूरे पेपर को तो डिस्कस करने का कोई मतलब होगा नहीं, कई सारे क्वेश्चन तो आप लोग ने बहुत ईजीली सॉल्व कर लिए होंगे, है ना। तो पूरे पेपर को तो डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, जितने में आपको डाउट आया होगा वो डाउट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पे तो हम लोग बात भी कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। यस अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस में बोल के आपके ग्रुप पे एक बार उसको सेंड करवा देता हूँ, ठीक है। ऑफिस में बोल के एक बार सेंड कर रहा हूँ। चलिए थैंक यू सो मच, यहाँ आज लेक्चर को हम लोग रखते हैं, और आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके आगे की बात करेंगे, और उसमें हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को पैकअप करके फिर क्वेश्चंस लगाएंगे बहुत सारे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, ओके वेलकम, गुड नाइट गुड नाइट।